हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट एनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चौक। तो चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हमें क्या समर्थ बनाता है। पहले ही मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने हमीरपुर बोर्ड से ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा करते थे, और आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आगे आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड में या फिर राज्य चयन आयोग में किस तरीके से आपसे साइंस के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। तो व्हाट एनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चौक। तो चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हमें क्या समर्थ बनाता है। क्या वह हमें ग्रेविटी समर्थ बनाती है, कोहेशन, एडहेशन या फिर विस्कोसिटी। तो क्या समर्थ बनाता है, तो वो बनाता है एडहेशन। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताऊंगा। अब देखो होता क्या है, जो चौक का पाउडर होता है, तो जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड पर ये जो चौक का पाउडर होता है यह स्टक हो जाता है। स्टक हो जाता है तो इससे होता क्या है, इससे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कि इन दोनों के बीच में, एक तो चौक पाउडर मॉलिक्यूल के बीच में और एक ब्लैक बोर्ड मॉलिक्यूल के बीच में, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हमें क्या समर्थ बनाता है, तो वो बनाती है फोर्स ऑफ एडहेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो सोनार अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है तो अधिकतर किनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। क्या यह डॉक्टर्स के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, इंजीनियर्स के द्वारा, एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा या फिर नेविगेटर्स के द्वारा। तो सोनार का अधिकतर उपयोग कौन करते हैं, तो वो करते हैं नेविगेटर। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दो तीन पॉइंट्स जो आपके ही हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले ये जो सोनार है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पहले तो आपको यही ध्यान में रखनी है। अब ये सोनार, इसका काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सा पॉइंट आप पता होना चाहिए कि जो सोनार होता है यह एक साउंड वेव होती है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो सोनार होती है यह एक साउंड वेव होती है जो पानी के अंदर चीज़ों को नेविगेट करने, कम्युनिकेट करने और डिटेक्ट करने में यूज़ की जाती है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सोनार का यूज़ जो है तो कहाँ पर किया जाता है, जो पानी के अंदर चीज़ों को नेविगेट करने में, कम्युनिकेट करने में और उनको डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो सोनार है यह एक साउंड वेव होती है। और इसका यूज़ जो है तो कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, तो शिप में इसका यूज़ किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। और सबमरीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे घुमा कर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिप में या फिर सबमरीन में किसका यूज़ किया जाता है, चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए या फिर उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो वो किया जाता है सोनार का यूज़। ये आपको पता चल गया। सोनार की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी। अच्छा, सोनार के फादर कौन है, यानी कि फादर ऑफ सोनार किसे बोला जाता है, या फिर सोनार को किसने इन्वेंट किया था, या फिर इसके फाउंडर कौन हैं, फादर ऑफ सोनार किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है रेगिनाल्ड फेंसडेन को। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। तो रेगिनाल्ड को, ये नाम आपने ध्यान में रखना है, रेगिनाल्ड को जो है तो फादर ऑफ सोनार बोला जाता है। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, यही आपसे पूछा गया है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने हमीरपुर बोर्ड से ही लिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देखोगे, आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने हमीरपुर बोर्ड से ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं
वो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है, वही आपको यहाँ पर देखना है। आपको यहाँ पर पता भी चल रहा है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा करते थे और यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में साइंस के किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो क्या वह टाइडल एनर्जी हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा या फिर बायोमास एनर्जी हो जाएगा। तो कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स का एक एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है बायोमास एनर्जी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो कन्वेक्शनल एनर्जी है, ये होती क्या है। तो देखो, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स वो होती है जो हम लंबे समय तक जिनका अच्छी खासी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हम जिनका यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। एक पॉइंट तो आपको ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि किनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स भी जो है तो कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज को बोला जाता है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, तो ये भी आपको पता चल गए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़ हैं, यह जो है तो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि कम मात्रा में होते हैं। तो यह जो है तो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। इसीलिए इनका यूज़ जो है तो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़ से, ये आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको इनके एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा। एक एग्ज़ाम्पल तो आपको पता चल गया कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स का, बायोमास एनर्जी। कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि आपसे बार-बार जो है तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो बायोमास एनर्जी ही आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे पूछा जाता है कोल। कोल जो है तो किसका एक एग्जाम्पल है? तो यह कन्वेक्शनल एनर्जी का ही एक एग्जाम्पल है। उसी तरह आपसे ऑयल भी पूछा जाता है, उसी तरह आपसे नेचुरल गैस पूछा जाता है, उसी तरह आपसे न्यूक्लियर एनर्जी भी पूछा जाता है। तो 3-4 मैंने आपको बताए, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया और बायोमास तो देखो आपको पता चल ही गया। तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़ से मैंने आपको बता दिए और इनके कुछ एक फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो हमने देखा कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स है। कई बार आपसे नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़ भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके भी एग्ज़ाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी की। अब इन ये आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़ होते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो पहले तो आपको यही पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनका यूज़ होता है। यह आसानी से समाप्त नहीं हो सकते, ये भी आपको पता चल गया और इनका हम बार-बार जो है तो यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को जो है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है, यानी कि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। यह जो है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन-सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, तो वो होते हैं नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज़। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है तो इनको रिन्यूएबल हम कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपको इनके एग्ज़ाम्पल्स ही पता होने चाहिए। कन्वेक्शनल एनर्जी के मैंने एग्ज़ाम्पल्स आपको बता दिए, अब नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के एग्ज़ाम्पल्स जो कि आपसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनमें एक तो देखो ऑप्शन ए में देख करके रखा है, टाइडल एनर्जी हो गया, एक जियोथर्मल एनर्जी हो गया, एक सोलर एनर्जी देखो आपको ध्यान में रखना है और 2-3 आपको और ध्यान में रखने हैं। एक तो विंड एनर्जी हो गया और एक आपको ध्यान में रखना है बायोगैस हो गया। क्या हो गया? बायोगैस हो गया। तो ये 3-4 एग्ज़ाम्पल्स नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के भी मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बटर इज़ तो मक्खन क्या है? तो मक्खन क्या एक सुपर कूल्ड ऑयल है, एन एमल्शन यानी कि पायस है या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर एक जेल है? तो मक्खन क्या है? तो मक्खन एक जेल है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक बच्चे ऑप्शन बी टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। मक्खन एक एमल्शन जो है तो नहीं है, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आंसर्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है। कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मक्खन क्या है, बटर क्या है? तो यह एक जेल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल्स भी मैं आपको कुछ एक यहाँ पर बताऊँगा, एक तो जेल के और एक एमल्शन के, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ही
एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो एमल्शन है और एक जेल है, ये होता क्या है, ये दोनों हैं क्या? तो यह एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो एमल्शन हो गया और एक जेल हो गया, ये दोनों क्या हैं? तो यह जो है तो एक कोलाइडल सिस्टम होता है, कोलाइडल सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी कोलाइडल सिस्टम को हेट्रोजेनस बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? हेट्रोजेनस बोला जाता है। तो ये कई बार सीक्वेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह घुमा कर के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। एमल्शन हो गया, जेल हो गया, यह जो है तो कोलाइडल सिस्टम होता है और कोलाइडल सिस्टम को ही हेट्रोजेनस बोला जाता है या फिर कोलाइडल सिस्टम ही हेट्रोजेनस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि बटर यानी कि मक्खन एक जल है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको जल के बता देता हूँ, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको पता चल गया बटर, बटर जो है तो क्या है? तो यह एक जल है। कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे कि जेलीज़ हो गया, तो जेलीज़ क्या है? तो यह एक जल है, ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है बूट पॉलिश है, तो बूट पॉलिश क्या है? तो यह भी एक जल है। तो 3 पॉइंट आपको पता चल गए, एक तो बटर, एक जेलीज़ और एक बूट पॉलिश है। यह क्या है? तो यह एक जल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह ऑप्शन बी में देखो एमल्शन। अब एमल्शन के भी कुछ एक एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जिनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत बार आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है कि मिल्क क्या है? तो मिल्क एक एमल्शन है, ये आपको पता चल गया। और एक आपको ध्यान में रखना है मेडिसिन, मेडिसिन भी क्या है? तो यह भी एक एमल्शन है। देखो 2 ही यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा, जितना आपको बताया जाएगा बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है। तो मिल्क हो गया और मेडिसिन हो गया, यह जो है तो एमल्शन के प्रकार हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से हम बस इतना ही जानेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, कौन सा यहाँ पर एक एलिमेंट हो जाएगा? क्या सैफायर यानी कि नीलम एक एलिमेंट है, रूबी यानी कि माणिक्य एक एलिमेंट है, टोपाज यानी कि पुखराज क्या यह एक एलिमेंट है, या फिर डायमंड यानी कि हीरा यह एक एलिमेंट हो जाएगा? तो कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है? तो वो है डायमंड यानी कि हीरा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ये होता क्या है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट है, यह एक प्योर सब्सटेंस होता है कार्बन का। मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये जो एलिमेंट होता है, यह प्योर सब्सटेंस होता है। किसका होता है? तो वो होता है कार्बन का। अब कार्बन का ही क्यों होता है? क्योंकि कार्बन को सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए डायमंड जो है तो एक एलिमेंट है, जो पूरी तरह से कार्बन एटम्स से बना होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कौन सा एक एलिमेंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डायमंड। एलिमेंट मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। किसका होता है? तो वो होता है कार्बन का। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि डायमंड की यहाँ पे बात आई है, हीरे की यहाँ पे बात आई है। अच्छा, हीरे की खानें कहाँ-कहाँ पर हैं इंडिया में? ये आप सभी को पता होगा। तो एक तो है मध्य प्रदेश के पटना में, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कहाँ पर है? तो एक है आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायमंड की खानें कहाँ पर हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सोना यानी कि गोल्ड, इसकी खानें भारत में कहाँ-कहाँ पर हैं? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी मैं आपको बार-बार यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, या जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, तो उन बच्चों को क्या करना है, आप सभी को पता है टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम अब आने वाला है। तो उन बच्चों को क्या करना है, हमारी 26 वीडियोज़ प्रीवियस जो साइंस की हमने डिस्कस की हुई हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, जो हमीरपुर बोर्ड में प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उनसे संबंधित हमने टोटल 26 वीडियोज़ साइंस से संबंधित डिस्कस की हुई हैं। तो उनको एक बार आपको जाकर के चेकआउट ज़रूर करना है। इससे होगा क्या? इससे आपको पता चलेगा कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरह से एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को डाला करता था, किस लेवल का एग्ज़ाम वह सेट किया करता था। आपको यहाँ पर एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो इन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, तो नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? क्या एसीटोन होता है, एसिटिक एसिड होता है, बेंजीन होता है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड होता है? तो नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? तो वो होता है एसीटोन। ऑप्शन
ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो एसीटोन होता है, यह जो है तो कलरलेस होता है। मैंने आपको क्या बताया कि यह जो है तो कलरलेस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो एसीटोन होता है, यह कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है और वोलेटाइल लिक्विड का होता है, जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए एक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? तो वो होता है एसीटोन। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बन रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन-सा एसिड होता है? ये आपसे बहुत बार जो है तो हमारे पेपर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो सिरके में कौन-सा एसिड होता है? तो वो होता है एसिटिक एसिड, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस में कौन-सा एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार जो है तो पूछा गया है कि इमली में कौन-सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार जो है तो बने हुए हैं, वो जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? तो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा फ्यूल जो है तो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? क्या वह एसिटिलीन होता है, मीथेन होता है, एथिलीन होता है या फिर एलपीजी होता है? तो कौन सा फ्यूल जो है तो गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है एसिटिलीन। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है एसिटिलीन। अब गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का यूज़ ही क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो है तो हाई टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए जो है तो यूज़फुल होता है, इसलिए गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऑप्शन डी में है एलपीजी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर क्या बनता है? तो वो बनती है एलपीजी गैस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है एथिलीन। तो एथिलीन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एथिलीन का यूज़ जो है तो प्लास्टिक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जितना आपको बताया जाएगा बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ऑप्शन बी में है मीथेन, तो मीथेन किसके लिए यूज़ की जाती है? तो एक तो इसको बोला जाता है मार्च गैस, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो एग्ज़ाम में बनता है कि मार्च गैस किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मीथेन को। और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है कि जो चावल के खेत होते हैं, तो चावल के खेत में कौन-सी गैस पाई जाती है? तो वो भी मीथेन गैस ही पाई जाती है। और जो दलदली भूमि होती है, तो वहाँ पर भी कौन-सी गैस पाई जाती है या फिर हम जिसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, दलदली भूमि हो गई, तो वहाँ पर भी हमें मीथेन गैस ही देखने को मिलती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई-बहनों के साथ ज़रूर से हमारी वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी और भी वीडियोज़ चाहिए, साइंस क्वेश्चंस से संबंधित अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए, तो ये सारा का सारा आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं ऐसी और वीडियोज़ जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन फायरवर्क टू मेक ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट? तो पटाखों में चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए क्या यहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो क्या वह सोडियम प्रयुक्त होता है, मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है, एल्यूमीनियम या फिर सिल्वर? तो पटाखों में चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो पॉइंट आपको यहाँ पर पता चल गया कि पटाखों में चमकदार श्वेत प्रकाश अगर उत्पन्न करना हो, तो उसके लिए हम मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके ही हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि किसका उपयोग गन पाउडर जिसको हम क्या बोलते हैं? बारूद बोलते हैं। तो किसका उपयोग गन पाउडर यानी कि बारूद बनाने के लिए किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बना हुआ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट होता है, तो उसको बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उसको बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है टंगस्टन का। ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि मानव के द्वारा प्रयुक्त पहला मेटल कौन-सा था? तो पहला मेटल कौन-सा था मानव के द्वारा यूज़ में लाया जाने वाला? तो वो था तांबा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से हैं। तो नेचुरल पॉलीमर एक तो कॉटन हो गया, कपास हो गया, एक सिल्क यानी कि रेशम हो गया,
और वूल यानी कि ऊन हो गया, ये जो है तो नेचुरल पॉलीमर के प्रकार हैं। बट ऑप्शन ए में देकर के रखा है टेफ्लॉन, यह एक नेचुरल पॉलीमर का प्रकार नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेफ्लॉन। अच्छा, टेफ्लॉन हमने देखा कि यह एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो यह क्या है, किस प्रकार का पॉलीमर है? तो यह है सिंथेटिक पॉलीमर, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टेफ्लॉन है, यह सिंथेटिक पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। तो एक तो नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर, इनके एग्जाम्पल्स बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंथेटिक पॉलीमर के कुछ एक एग्जाम्पल। तो एक तो आपको पता चल गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका एक एग्जाम्पल है? तो यह एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। उसी तरह नायलॉन भी आपसे पूछा जाता है, यह एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन हो गया, यह भी एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। फिर पॉलिस्टर हो गया, तो पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन तो देखो आपको पता चल गया, और एक आपको ध्यान में रखना है इपॉक्सी, यह भी एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो 4-5 पॉलीमर के सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। एक तो टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, इपॉक्सी हो गया। तो यह सिंथेटिक पॉलीमर के कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको पता चल गए। अब बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की। तो इनके एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया और वूल हो गया। यह जो है तो नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अब जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे पूछा जाता है सेलुलोज। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर का प्रकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे प्रोटीन भी पूछा जाता है कि प्रोटीन किसका एक पॉलीमर का प्रकार है, तो यह एक नेचुरल पॉलीमर का प्रकार है। और एक आपसे पूछा जाता है नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ भी किसका प्रकार है? तो यह भी एक नेचुरल पॉलीमर का ही प्रकार है, ये भी आपको पता चल गया। तो वूल तो हमने देख लिया, वूल भी एक नेचुरल पॉलीमर का प्रकार है। सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हमने देखे नेचुरल पॉलीमर के और सिंथेटिक पॉलीमर के, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन का शुद्ध प्रारूप क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन जो है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन का शुद्ध रूप हमने देखा था, तो वो कौन सा था? तो वो था डायमंड। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एलिमेंट होता क्या है? तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है कार्बन का, जिसको सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। और डायमंड मैंने आपको बताया था कि डायमंड एक एलिमेंट है जो पूरी तरह से कार्बन एटम्स से बना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हमारे पेपर बोर्ड में पूछे गए थे, जो मैंने आपको बताए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो हमने प्रीवियस है साइंस की 26 वीडियोज डिस्कस की हुई हैं, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।